हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारे पाइथन ट्यूटोरियल की 11th वीडियो होने वाली है। और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी यूजर्स इनपुट के बारे में, जिसमें हमने यूजर से किस तरह से इनपुट लेते हैं उस बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। चाहे आप एक बिगनर हो या फिर एक एक्सपीरियंस डेवलपर, कंडीशनल स्टेटमेंट पाइथन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो अक्सर आपको अपने कोड को स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से रन करना होता है। ये कंडीशन होती है कि जैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को सेट करना, यूजर के इनपुट का रिस्पॉन्स करना या फिर कुछ और। यहीं पर आते हैं पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट का यूज करके आप अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए, और जब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्स करना है। तो इन कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके अपने कोड को पावरफुल फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप उनसे डिसीजन ले सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करा सकते हैं और कोड को डायनेमिक बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंडीशनल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने वाले हैं। हम इफ, एल्स इफ और लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे टॉपिक्स पर फोकस करेंगे और साथ ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आप आसानी से सीख सके। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमारा पाइचार्म को ओपन कर लिया है। और अभी क्या करूँगा, अभी मैं पाइचार्म के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट कर दूंगा और उस फाइल का नाम मैं रखूँगा ट्यूटोरियल 3 नाम से एक नए पाइचार्म की फाइल क्रिएट करूँगा। और आज की वीडियो में बात करने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो आपको अगर सीपीयू का आर्किटेक्चर पता है तो सीपीयू के आर्किटेक्चर में आपके पास मेमोरी यूनिट्स होती है, जिसके अंदर आप आपके वेरिएबल्स को स्टोर करके रखते हो। वेरिएबल्स का डेटा जो भी होता है, एड्रेस होता है, वो मेमोरी में यूज़ होता है। उसके बाद में आपके जो सीपीयू होती है उसमें दो यूनिट्स होती है, अरिथमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। और अभी तक आने वाली वीडियोस में अभी तक हमने जो बात करी, अभी तक हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात करी, जिसमें हमने प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और मॉड्यूलस और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें देखी। लेकिन अभी तक हमने लॉजिकल यूनिट्स का यूज़ नहीं किया। तो आज की वीडियो में हम लॉजिकल यूनिट्स का यूज़ करके कंप्यूटर को कुछ थिंक करने के लिए मजबूर करेंगे, यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कंप्यूटर थिंक करेगा हमारे जैसे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है। सबसे पहले होती है ट्रू और फॉल्स, यानी अगर आपने लॉजिक किट्स पढ़ा तो आपको पता होगा कि हमारे पास दो वैल्यूज़ होती है, 0 और 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर मैं इधर लिखता हूँ, अगर मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बताऊँ, सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारा इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे मैं लिखूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट। और उसके बाद में मैं सबसे पहले बात करूँगा इफ़ कंडीशन की, जिसके अंदर हमारी या तो फॉल्स वैल्यू हो सकती है या फिर वो कंडीशन ट्रू हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू कंडीशन की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ ट्रू, अगर मैं लिखता हूँ इफ़ ट्रू और यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ जिसमें लिखता हूँ हेलो दिस इज करेक्ट। अगर मैं लिखता हूँ इफ ट्रू और यहाँ पे प्रिंट करो हेल दिस इज करेक्ट, और अगर इस प्रोग्राम को रन करके बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा हेलो दिस इज करेक्ट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और अगर यहाँ पर मैं ट्रू की जगह लिखता हूँ फॉल्स, और फॉल्स का मतलब होता है कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई है, यानी कंडीशन ये फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इफ़ स्टेटमेंट में अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो इस इफ़ स्टेटमेंट के बाद में जो भी लिखा हुआ है वो सिंपली यहाँ पर आपका परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस इफ़ के ऊपर मेरे माउस को ओवर करूँ तो यहाँ पर आप देखिए इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन। और इफ़ एक्सप्रेशन के बाद में अगर आपकी वैल्यू ट्रू हो रही है तो यहाँ पर हमारा काम करेगा, यानी इफ़ स्टेटमेंट काम करेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं करा। लेकिन अगर मैं इधर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ बाय, अब हमारा आप देखिए हमारा सिर्फ यहाँ पर बाय प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन तो फॉल्स है। और हमने इफ़ कंडीशन के बाद में दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करें। पहला प्रिंट स्टेटमेंट में है हेलो दिस इज करेक्ट और दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट में आ रहा है बाय। लेकिन हमारा पहला प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा, सिर्फ दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट ही प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर जब हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज करा तो उस इफ स्टेटमेंट का हमारे पास स्कोप है, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक वो इफ स्टेटमेंट वर्क करेगा। अगर मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ जैसे कि C++, तो उसमें इफ कंडीशन के लिए आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स होता है, यानी वो इफ स्टेटमेंट का स्कोप होता है। यानी जहाँ से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ वहाँ से इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, और जहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ वहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट खत्म हो जाए। लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा नहीं होता। पाइथन में हमारा वर्क करता है इंडेंटेशन।
जैसे कि अगर आपको इफ स्टेटमेंट यूज करना है तो आपको इंडेंटेशन यूज करना पड़ेगा। इंडेंटेशन का मतलब होता है स्पेसेस से सिंपली। जैसे कि अगर मेरे को इफ स्टेटमेंट यूज करना है तो मैं 1 2 3 4 कितने भी स्पेसेस यूज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 2 स्पेसेस यूज करके यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ लिखा है दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट, तो आप देखिए हमारा जो नीचे है, नीचे वाला प्रिंट स्टेटमेंट है, उसमें हमारी एरर आ गई है जिसमें लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। और अगर मैं इसी को भी वापस 2 स्पेस का बना देता हूँ, तो अब आप देखना, और कंडीशन में कर देता हूँ ट्रू, और कंडीशन मैंने कर दी ट्रू। तो अब आप देखिए मैं जैसे इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा ऊपर के दोनों जो प्रिंट स्टेटमेंट थे वो प्रिंट हो गए। और अगर मैं यहाँ पर कितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5, आप जितनी चाहो उतनी यहाँ पर लगा सकते हो स्पेसिस। यहाँ पे मैं अगर ज़्यादा स्पेसिस लगा तो भी काम करता है। लेकिन आपको ये बात को ध्यान रखना है कि आपने जो पहली बार जितने स्पेसिस का यूज़ करा है, आने वाले जितनी भी लाइन्स में अगर आप इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो उसी स्कोप में, तो आपको उतनी के उतनी बार बार इंडेंटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपको, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पाइचार्म IDE यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इफ स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन के बाद में जैसे ही स्पेस से प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन प्रोवाइड करा देता है। तो ये पाइचार्म की काफ़ी अच्छी फीचर है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ स्टेटमेंट लिखो तो इंडेंटेशन और इफ स्टेटमेंट की कंडीशन के बीच आपको यहाँ पर कोलन का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोलन का यूज़ करा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी क्या करूँगा, अभी मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखा। अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके बताऊँ जिसमें मैं एक इनपुट लूँगा यूज़र से, इधर लिखूँगा लेट, यहाँ पर लिखूँगा इंट इनपुट लूँगा और इनपुट का मैसेज डालूँगा। मैं यहाँ पर एक इनपुट का मैसेज डालूँगा जिसमें लिखूँगा एंटर योर नंबर, यहाँ पर आपका नंबर एंटर करो। तो सिंपली यूज़र एक नंबर एंटर करेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, एक इवन और ऑड का एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, यानी अगर a इज इक्वल्स टू एक्स मॉड्यूलस 2, यानी अगर कोई भी x का मॉड्यूलस 2 करे और अगर a की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, तो सिंपली हमारा यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए दिस इज इवन। अगर मैं यहाँ पर आपको रन करके बताऊँ, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 4 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा 4 एक इवन नंबर होता है, तो इसने मेरे को यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया दिस इज इवन। लेकिन अगर मैं वापस इस प्रोग्राम को रन करूँ और अगर इधर 3 लिख दूंगा, तो आप देखिए कि प्रिंट स्टेटमेंट पे दिस इज इवन हमारा प्रिंट नहीं हुआ। तो ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पर मैं अगर इस प्रोग्राम को आपको डिबग करके बताऊँ, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोग्राम को डिबग करूँगा आपके लिए। और मैं इस प्रोग्राम को डिबग करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कंसोल पे हमें एक वैल्यू को एंटर करना है। मैं 4 को एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमारी x के अंदर एक इंटीजर 4 वैल्यू यहाँ पर हमारी एंटर हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि a की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो गई है, क्योंकि अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो आपका रिमाइंडर आएगा 0। और इसका मतलब होता है कि आपका जो नंबर है वो इवन है, क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से बिना किसी रिमाइंडर के, तो वो एक इवन नंबर होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है और उसका रिमाइंडर 1 बज रहा है, तो उसका मतलब वो ऑड नंबर है। लेकिन हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 है। और क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है और हमारी इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि a की वैल्यू अगर 0 है, इजिकल्स टू का मतलब होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर यह कंपेयर कर रहा है a की वैल्यू और 0 की वैल्यू को। अगर a की वैल्यू 0 की वैल्यू के बराबर है तो सिंपली हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसी के साथ में अगर मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ, जैसे कि इफ़ a की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो 1 हो सकती है, और अगर a की वैल्यू 1 है तो सिंपली हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए दिस इज ऑड, यानी अगर वो इवन नंबर नहीं होगा इसका मतलब वो ऑड नंबर होगा। मैं अभी इस डिबगिंग को हटा देता हूँ और अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके हटाता हूँ। अभी मैं डिबगिंग को क्लोज करके हमारा प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब आप देखिए मैं अगर अब 5 एंटर करूँगा तो 5 क्योंकि हमारा एक ऑड नंबर है तो इसने हमारा यहाँ पर ऑड दे दिया है। तो इस तरह से आप इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इस प्रोग्राम को देखिए, इस प्रोग्राम में आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ आपका जो काम है वो सिर्फ कंप्लीट करना नहीं होता, यानी आपका जो टास्क है सिर्फ वही कंप्लीट करना नहीं होता। प्रोग्रामिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कोड है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक एफिशिएंट कोड आप लिखना आना चाहिए आपको। और एक एफिशिएंट कोड क्या कहता है कि आपकी कोडिंग है वो मिनिमल कोडिंग होनी चाहिए जिस सबको समझ आवे,
और आपकी जो मेमोरी एफिशिएंसी कोड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा मेमोरी एफिशिएंट कोड नहीं है। मैं बार-बार कंडीशंस को चेक कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर अगर ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू का रिमाइंडर 0 है तो वो इवन होगा, और अगर ए की वैल्यू का रिमाइंडर 1 है तो वो ऑड नंबर होगा। हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जिसमें हमारे पास एक एल्स कंडीशन होती है, जिसमें क्या होगा, मैं एल्स लिख के अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट दिस इज ऑड, तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मैं डिबग नहीं करूँगा, मैं डिबग को टर्मिनेट कर देता हूँ और मैं आपको रन करके बताऊँगा। मैं अब 5 एंटर करूँगा तो 5 ऑड आ गया, और अगर मैं यहाँ पर 4 एंटर करूँगा तो यहाँ पर इवन आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, अगर हमारी इफ़ कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है तो सिंपली एक हमारे पास ऐसी डिफ़ॉल्ट कंडीशन होनी चाहिए जिसको हम कहेंगे एल्स कंडीशन। अगर सारी हमारी इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास एक ऐसी एल्स कंडीशन होनी चाहिए जिसको प्रिंट हम करा के बता सके कि हाँ भाई, अगर हमारा इवन नहीं है वो नंबर तो हमारा ऑड हो सकता है। तो इस तरह से आप इफ़ और एल्स का यूज़ कर सकते हो। हमारे पास और भी काफ़ी सारे मेथड्स होता है। अभी क्या करूँगा, अभी मैं इस पूरे कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब हम बात करने वाले हैं एल इफ़ कंडीशन की। तो एल इफ़ कंडीशन क्या होती है? एल इफ़ कंडीशन ये कंडीशन होती है जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होती है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एल इफ़ को समझाने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करा है, जिसमें मैंने एक नंबर वेरिएबल क्रिएट करा नम नाम का, जिसमें मैंने इंटीजर 3 वैल्यू को स्टोर किया है, और मैंने एक इफ़ एल इफ़ कंडीशन को लगाया है, जिसमें मैंने लिखा है कि अगर हमारा नंबर की वैल्यू 1 होगी तो हमारा प्रिंट होगा 1, और अगर हमारी इस कंडीशन ट्रू होगी तो आगे वाली कंडीशन हमारी चेक नहीं होगी। अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये हमारी सेकंड वाली कंडीशन में आएगा, जो है हमारी एल इफ़ कंडीशन। अगर ये वाली एल इफ़ कंडीशन होगी तो हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर हमारी ये वाली कंडीशन फॉल होती है तो हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको डिबग करके बताऊं, जैसे कि मैंने हमारी तीनों एल इफ़ और एल इफ़ कंडीशन पे लगा दिया है डिबग का, और अब आप देखिए सबसे पहले हमारी एक नंबर में इंटीजर 3 वैल्यू स्टोर हुई। अब आप देखिए सेकंड वाली में हमारी वैल्यू चेक हुई, क्या हमारी नंबर की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर हमारी नंबर की वैल्यू 2 नहीं है क्योंकि हमारी नंबर की वैल्यू है 3। यहाँ पे वापस हमारी नंबर की वैल्यू चेक हुई 3, और यस इस कंडीशन में हमारी नंबर की वैल्यू है 3, और जैसे ही हमारी नंबर की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर वाले किसी में भी प्रिंट स्टेटमेंट चेक नहीं हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पर हमारी नंबर की वैल्यू 3 है, यानी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पर आप देखिए अब हमारा प्रिंट 3 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं इस नंबर को 3 को हटा के 1 कर देता हूँ और वापस आपको इसको डिबग करके बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन चेक हुई, और आप देखिए हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन है वो ट्रू है, और ये वाली आप देखिए मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो अभी आप देखिए यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, और ये पाइचम अपने आप ही यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है उसको चेक कर ले रहा है। यहाँ पर आप देखिए बूलियन फॉल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, और फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, और जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो आप देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 1 हो जाएगा, और ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं वापस आपको 2 को नम की वैल्यू 2 करके बताऊँ, तो यहाँ पर आप देखिए मैं डिबग करूँगा, फर्स्ट वाली कंडीशन चाहे कोई इफ़ कंडीशन, लेकिन क्योंकि इफ़ कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली वो एल इफ कंडीशन पे जाएगा। और अब जो एल इफ वाली कंडीशन है जहाँ पर हमने लिखा है एल इफ नम इजिकल्स टू 2, और हमारी नम इजिकल टू 2 की वैल्यू करेक्ट है यानी ट्रू है, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो चुका है 2। तो इस तरह से हमारी एल इफ कंडीशन काम करती है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैं इसको आगे करूँगा, और नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि एक इफ कंडीशन के अंदर ही दूसरी इफ कंडीशन को यूज करना। जैसे कि अगर मैं आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करके बताऊं, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखी है जिसमें मैंने यूजर से एक इनपुट लिया है, जिसमें मैंने यूजर से इनपुट लिया है एक यूजर की एज। अगर यूजर की एज 18 से छोटी है तो सिंपली दूसरी कंडीशन चेक होगी, जिसमें अगर यूजर की कंडीशन 18 से छोटी है तो हमारे इस इफ कंडीशन वाले जो स्कोप है इसमें आ जाएगा हमारा प्रोग्राम, जिसमें वापस हमारी एक्स की कंडीशन चेक होगी, जिसमें चेक होएगा कि यूज़र की कंडीशन 14 से अगर बड़ी है तो यहाँ पर सिंपली प्रिंट हो जाएगा यूज़र एक टीनेज है, और अगर यूज़र की जो एज है वो 14 से छोटी होगी तो यहाँ पर प्रिंट होगा कि किड। और अगर हमारी जो फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये दोनों में से कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम एल्स कंडीशन में आ जाएगा। मैं इसको आपको डिबग करके बताऊँगा, मैं आप देखिए यहाँ पर डिबग करके बताऊँगा आपको। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर डिबग करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर एज डाल रहा हूँ 15। सबसे पहले हमारी यहाँ पर एक्स की वैल्यू
15 सेट होगी। फर्स्ट वाली कंडीशन आप देखिए, फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी क्या है, हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन है ट्रू, क्योंकि हमारी x की वैल्यू है वो 18 से छोटी है, यानी हमारी एल्स कंडीशन में हमारा प्रोग्राम नहीं जाएगा, हमारे इफ वाले स्कोप में हमारा प्रोग्राम आ गया। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक हो रही है कि क्या हमारी x की वैल्यू 14 से बड़ी है। हाँ, हमारी x की वैल्यू 15 है जो हमारी 14 से बड़ी है, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रिंट कर देगा टीनेज, और हमारा जो कोड है वो सिंपली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन वापस अगर मैं आपको इस कोड को रन करके बताऊँ, लेकिन इस बार मैं हमारी एज 10 एंटर करूँगा। अब आप देखिए कि क्या हमारी एज x से छोटी है। हाँ, हमारी एज x से छोटी है, तो यहाँ पर हमारी इस वाली इफ़ कंडीशन चेक होगी जिसमें लिखा हुआ है कि क्या हमारी एज 14 से बड़ी है। नहीं, हमारी एज 14 से बड़ी नहीं है, तो सिंपली हमारा जो एल्स वाला स्टेटमेंट है किड, वो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा किड प्रिंट हो चुका है। मैं वापस आपको डिबग करके बताता हूँ। इस बार मैं एज को एंटर करूँगा 20। क्या हमारी ये वाली कंडीशन इफ़ कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा प्रिंट हो जाएगा अडल्ट। अब आप देखिए डायरेक्टली हमारा प्रिंट हो गया अडल्ट। तो इस तरह से हमने बात करी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। आई होप आपको कंडीशनल स्टेटमेंट से समझ आ गया होगा। आप इनका इस्तेमाल अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं आपके प्रोग्राम को। अगर आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पाइथन के डॉक्यूमेंट को भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। लगभग तो मैंने सारी चीज़ इस वीडियो में कवर कर दी है। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और पाइथन की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कीजिए। हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है बेसिक से, और आने वाली वीडियोज़ में और भी काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको पाइथन ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।